हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे और इसमें कक्षा 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम कौन कौन से टॉपिक अध्ययन करेंगे इसके बारे में देखते हैं कि आज हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे फिर कुछ इसके एग्जाम्पल देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल करने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं हुई, इसके बारे में पता लगाएंगे। चौथा पॉइंट हम पता लगाएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है और उन रासायनिक समीकरण को संतुलन करना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण संतुलन कैसे होती है उनके बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। बीच बीच में क्रियाकलाप और क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हमें करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। पहला एग्जाम्पल दिया है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। दूसरा लिया है, लोहे का तवा तसवा या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन को पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो इन सब में क्या होता है, इन सब में केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। केमिकल मतलब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। पहला दिया कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, जब हम गर्मियों के दिन कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, तापमान उच्च होता है। तापमान उच्च होता है तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया अच्छी तरह से पनप जाते हैं। अच्छी तरह से पनप जाते हैं तो दूध में क्या होता है, दूध में एक दूध में लैक्टोज होता है। दूध में लैक्टोज मतलब मीठी शुगर होती है, मीठी शुगर। लैक्टोज में क्या होगा, बैक्टीरिया इस लैक्टोज पर क्रिया करेंगे। और लैक्टोज को किस में बदलेंगे, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देंगे। लैक्टिक एसिड में बदल जाएंगे। लैक्टिक एसिड बदलेंगे जिससे दूध क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा और मीठा हो जाएगा। खट्टा हो जाएगा और फट जाएगा तो ये इसमें क्या हो गया, केमिकल चेंजेज हो गए। केमिकल चेंजेस क्या हुआ, खट्टा भी हो गया और फट गया। और इन बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस एसिड के बारे में आपने सुना हुआ होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, लोहे का तवा तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ने में क्या हो जाता है। देखिए लोहे का कील है ना, लोहे की कील है वो वायुमंडल से क्या करेगी, ऑक्सीजन मतलब O2 और नमी को ग्रहण करेगी जिससे कील पर क्या लग जाएगी, कील पर जंग लग जाएगी। और जंग लगना ही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। चौथा है, अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर को जब हम अंगूर का किण्वन कैसे होता है, अंगूर प्रकृति में कैसा होता है, अंगूर प्रकृति में मीठा होता है। मीठा मतलब इसमें ग्लूकोज भी है और फ्रुक्टोज भी है। ग्लूकोज शर्करा है, ठीक है। ग्लूकोज शर्करा है, उसमें एक इस्ट नाम का फंजाई होता है। इस्ट नाम का फंजाई होता है जो इस ग्लूकोज एंड शर्करा को इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल क्या है, एक चलो दारू है, दारू पवा है। इथेनॉल क्या है, एक पवा है, इसमें बदल देगा। इस तरह अंगूर से हमने क्या तैयार कर ली, दारू तैयार कर ली। अंगूर खाने में मीठा होता है, देख लो इसमें क्या रंग भी चेंज हो गया, स्वाद भी हो गया। दारू भी अच्छी होती है, इसलिए सर्दियों में दारू पीने का मजा कुछ अलग ही है। चौथा एग्जाम्पल दिया है कि भोजन पकाया जाता है। तो भोजन पकाएंगे, भोजन में पहले क्या होता है, सब्जी डाली जाती है। आलू कच्चा होता है, कुछ स्वाद ही नहीं होता है। फिर प्याज होता है, प्याज का भी कुछ स्वाद नहीं होता है। जब इनको डाल के एक मसाले डाले जाते हैं तो इसको धीमी आंच पे बॉईल किया जाता है। धीमी आंच पे बॉईल करेंगे तो उनका स्वाद भी चेंज हो जाएगा, सुगंध भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुए हैं
और चौथा एग्जाम्पल है हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, शरीर को भोजन पचा लेता है। शरीर के हम बड़े बड़े शरीर में बड़े बड़े कण होते हैं, पहले पहले बड़े बड़े कण होते हैं, जब हमारे शरीर में चले जाते हैं तो ये छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। इसमें क्या होता है, हम्म, इसमें भी केमिकल चेंजेस होता है, क्योंकि इसमें कई तरह की रिएक्शन संपन्न होती है। इसमें कई तरह की रिएक्शन। चौथा, हम सांस लेते हैं, श्वसन, श्वसन में क्या, केमिकल रिएक्शन, केमिकल मतलब रासायनिक है। सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या होता है, ग्लूकोज, सांस के समय तो ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कि जो हमने खाया है, खाया खाया मतलब कहाँ से लिया है, इसने भोजन से लिया है, भोजन से लिया, ग्लूकोज भी भोजन से लिया है, ठीक है। इसमें क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन आती है तो ये टूट जाता है, ग्लूकोज का ग्लूकोज टूट जाता है, CO2 प्लस, और पानी मतलब H2 में, साथ में क्या देता है, एनर्जी देता है, जिससे हम पूरे दिन काम करते हैं, ये क्लास भी लेते हैं, बैठे रहते हैं। सारा मतले पढ़ पढ़ पढ़, दीवार का सहारा नहीं लेना, दीवार का सहारा नहीं लेना और पढ़ना रहता है। इस तरह हमने 6 एग्जाम्पल देखे हैं केमिकल रिएक्शन के। एग्जाम्पल डायरेक्ट आ सकते हैं, आपको बोर्ड के एग्जाम में हो तो आपको ये सीधे याद करके जाने और पूछ सकते हैं, कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 केमिकल रिएक्शन के दैनिक जीवन में यूज होने वाले 4 केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखिए। और यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीधे ये ऑप्शन में मिल सकते हैं और छांटना पड़ सकता है। इन्हें अच्छी तरह से याद करके जाइए। फिर आगे एनसीईआरटी लिखती है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, ठीक है। अब कुछ न कुछ बदल जाती है, जैसे कि दूध क्या हो गया, दूध क्या हो गया, खट्टा भी हो गया, और दूध खट्टा हो गया और फट भी गया था, ठीक है। और लोहे की कील पर क्या हो गया, जंग लग गया। अंगूर का किण्वन हुआ तो क्या हो गई, दारू बन गई, ठीक है। भोजन पका तो उसका स्वाद अच्छा हो गया। और जैसे ही हमारे शरीर में भोजन पचा तो हमें एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई। और सांस लिए, सांस क्या करता है, ये भोजन को तोड़ने का काम करता है। ये सब क्या, केमिकल रिएक्शन की, उसमें कुछ ना कुछ प्रकृति, या तो प्रकृति चेंज हुई है या इसकी पहचान बदल गई है। पहचान जैसे हम सांस लिए तो भोजन के कण बड़े बड़े थे, और जब इन्हें हमारी पेट में गया या छोटी आंत में गया तो ड्यूडेनम में इसे छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया गया था, ठीक है। फिर आगे लिखिए, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, फिर लिखता है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब सीधी बात है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन मतलब कि कोई भी चेंज हुई, जैसे दूध फाटियो जनकाई खट्टो होगी, मीठो होगी, इन समय रासायनिक परिवर्तन है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया तो संपन्न हुई है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन परिवर्तन हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसकी प्रकृति चेंज हो गई, या स्वाद चेंज हो गया, या सुगंध चेंज हो गई, या वो उससे हमें एनर्जी मिल गई, कुछ भी वो चेंज जरूर होता है, ठीक है। आप शायद सोच रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इन प्रश्नों को उत्तर दें। अब ये हम शुरू में पूछे थे, हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं हुई, ठीक है। इसके लिए हम नीचे जाना पड़ेगा, जिसके लिए चलो हम अब ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दिए गए, पहले उनको पढ़ लेते हैं, बाद में इस क्रियाकलाप को भी हम देख। अब ये यहाँ क्रियाकलाप दिया हुआ है, जैसे लगभग लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन मतलब कि उसमें मैग्नीशियम है, रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए, ठीक है। फिर स्टीम टेप से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर, ये बर्नर दिया हुआ है, ये देखो, ये बर्नर है, बर्नर की से इसका दहन कीजिए। दहन करना मतलब कि ये जलाइए, इसे बनी राख को ये वाच ग्लास दे रखी, उस पर देखेंगे और इकट्ठा करेंगे, उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा उसे देखा। मैग्नीशियम रिबन को दहन करते समय अपनी आंखों को कहता सुन, ये तो कुछ नहीं है। अब इसका प्रेक्षण क्या है, जब मैग्नीशियम को जलाएंगे, मैग्नीशियम जलेगा तो यहाँ से वायुमंडल से क्या आ जाएगी, वायुमंडल से हमें O2 मिल जाएगी, तो मैग्नीशियम O2 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
जो हमें ये यहाँ राख के रूप में दिख रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या दिख रही है हमें? राख दिख रही है। इसलिए अब इसका हमें प्रेक्षण क्या मिला है? इसका प्रेक्षण मिला है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्नर की सहायता से जलाया है तो उसमें यह वायुमंडल में O2 की साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बना लेती है। ठीक है, बोर्ड में यदि ये एग्ज़ाम 2 नंबर का यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करेंगे तो क्या होगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको हमें इस तरह लिखना पड़ेगा। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्नर की सहायता से दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन वायुमंडल O2 से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रकार की राख है जिसे हम वॉच ग्लास पर आसानी से देख सकते हैं। चलो, इस तरह हमने क्रिकलाप पहले देखा, क्रिकलाप पहले में देखा यहाँ, इसका यहाँ लिखा हुआ है कि हम चमकदार श्वेत लोक के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होते हुए ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होती है। कैसा? श्वेत चूर्ण, श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद चूर्ण हो गया, सफ़ेद चूर्ण। चूर्ण मतलब एक तरह की राख ही है, चूर्ण क्या है? एक राख है। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्साइड हो गया। ठीक है, वायु वायु मतलब क्या हो गई? वायु में क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मेनली ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, मेनली ये होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। ठीक है, फिर यहाँ कुछ दिए देखो, ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं, ये क्रियाकलाप हम बाद में करेंगे, पहला क्रियाकलाप एक कर लिया। ठीक है, कि निम्न किसी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब ये कारण है, ये यदि ये अवस्था में परिवर्तन हो जाए, कोई गैस से मान लें सॉलिड बन जाए, गैस से सॉलिड मतलब ठोस बन जाए, या कोई लिक्विड से सॉलिड में बदल जाए, लिक्विड मतलब कि द्रव्य से सॉलिड में बदल जाए, या अवस्था परिवर्तन हो जाए। अवस्था मतलब कि गैस से ठोस बन जाए, या लिक्विड से ठोस बन जाए, या लिक्विड से द्रव्य से भाप बन जाए, ये हो जाए, या तो रंग में परिवर्तन हो जाए। यहाँ देखो ये मैग्नीशियम रिबन था, इसमें ये देखो सफ़ेद रंग की क्या बन गई? राख बन गई। या तो रंग में परिवर्तन हो जाए, गैस का निष्कासन हो जाए, गैस का उत्सर्जन हो जाए, या तो गैस निकल जाए, या H2 है, O2 है, Cl2 है, या गैस बाहर निकल जाए, या तापमान परिवर्तन हो जाए, पहले ठंडा था बाद में गर्म हो जाए। इस तरह के यदि कोई भी परिवर्तन इनमें से हम देखेंगे तो मतलब क्या? केमिकल प्रक्रिया संपन्न हुई है, अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो हमें पहले ही हमने देखा था कि हम ये पता लगाएंगे केमिकल रिएक्शन संपन्न हुई है या नहीं हुई, इसका हमें कैसे पता चलेगा? इसके बारे में हमें पता लगाने के लिए हमें ये 4 पॉइंट देखने जरूरी है। या तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या रंग परिवर्तन हो जाएगा, या गैस का निष्कासन मतलब कि गैस निकलेगी, या क्या हुआ? तापमान परिवर्तन होगा। इन चारों में से कोई भी परिवर्तन हो रहा है मतलब कि वहाँ उस बीकर है, उस लैब में कहीं भी जाए तुम ये क्रियाकलाप या ये रिएक्शन संपन्न करा रहे हो तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल या रासायनिक अभिक्रिया से मतलब है। तब यहाँ एक क्रियाकलाप सेकंड दिया है, यदि अपरक निम्नलिखित में लेड नाइट्रेट, लेड किसको बोलते हैं? Pb को बोलते हैं। Pb और नाइट्रेट NO3 माइनस को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3, लेड नाइट्रेट मतलब शीशा का घोल लीजिए, उसमें हमने क्या डाला है? पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम के को बोलते हैं आयोडेट, ये डाल देते हैं। इससे क्या होगा? इससे रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन किस में बदलेगी? PbI2 प्लस इसमें बन जाएगा KNO3 का पोटेशियम KNO3 का निर्माण होगा, पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होगा। ठीक है, तुम देखो कि ये रिएक्शन कैसे बनी, ये इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। एक बार इसको तुम ऐसे ही समझ लो, ये रिएक्शन क्या है, ये समझ ली। आगे इस रिएक्शन का निर्माण कैसे हो, इस रिएक्शन का संपन्न कैसे हो, बनाना भी हम सीखेंगे। ठीक है, अब ये क्रियाकलाप 3 दे रहेगा कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रकृति में कुछ दाने का जिंक लीजिए। जिंक क्या है? सॉलिड है, जिंक दानेदार, दाना बन गया, दाना जैसे नमक का दाना बन गया, जिंक का दाना हो, ठीक है। और इन कहीं डालो अम्ल कहीं हुए? HCl हुए, HCl या H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डालो, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डालो। ठीक है, अब प्रक्रिया में आप देख कहीं इन कहीं H2 गैस निकली, H2 गैस निकली, H2 गैस निकली मतलब कि कहीं गैस का निष्कासन या उत्सर्जन होगा। अब यहाँ लिखा है गैस का उत्सर्जन या निष्कासन होगा, तो मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। और यदि हम दाने के बाद जिंक में अमल डाला तो कहीं H2 गैस निकली। यहाँ देखो ये H2 गैस निकलती हुई बताई गई है। इसका मतलब हमें पता चल जाएगी कि यहाँ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई हैं।
यहाँ देखो H2 गैस निकली हुई बताई गई है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ गैस का निष्कर्षण हुआ, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है, सामान्य बात है, आप याद कर लोगे, ठीक है। फिर यहाँ अब तीसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। क्रियाकलाप 1.1 मतलब क्रियाकलाप में ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का अध्ययन किया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया, ठीक है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाए तो इस समीकरण लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें वाक्य मतलब यहाँ लाइन हम लिखा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन, ये बहुत लंबा पड़ जाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, शॉर्टकट रूप है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, शॉर्टकट है, एकदम शॉर्टकट क्या है बा गऊँ बा गली शॉर्टकट जावे, बा गली शॉर्टकट जावे, मेन रोड मतलब ये कि बा शॉर्टकट ले रहे, मतलब शॉर्टकट मतलब कि शॉर्टकट है। रासायनिक रिएक्शन को वाक्य में लिखने की बजाय हम इसे शब्दों में लिख सकते हैं, एकदम शब्दों में लिख देंगे, इसका एक शॉर्टकट रूप हो गया। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का शॉर्टकट रूप ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का शॉर्टकट रूप ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। इस तरह पहले देखा, पहले मैं मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम रिबन लिया था, वायुमंडल से क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, दोनों मिलकर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बना लगी, सफ़ेद चूर्ण। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो गया, सफ़ेद ये चूर्ण हो गया, ठीक है, ठीक है। एक बार और बताऊं, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, जो भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उनको शॉर्टकट रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। और हम इस रासायनिक अभिक्रिया को पूरे वाक्य में नहीं लिखने की बजाय उसमें हमें एक संक्षिप्त शब्दों में लिखना होता है ना, तब हम रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे ये मैग्नीशियम आ गया, ऑक्सीजन आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये शब्दों में एकदम शब्दों में जैसे धागे में मोती नहीं पिरोए जाते, उस तरह हम रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में जो भी हम केमिकल यूज हुए या जो भी तत्व या जो भी ऑक्सीजन यूज हुई उसको हम शब्दों में लिख दिया। शब्दों में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। 3 बार समझा दिया, अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब लिखा है कि अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तो ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसके रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में एक नई पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण उससे उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ दो दो नाम दिए थे, एक तो अभिकारक दिया है, ये अभिकारक, एक नाम दिया उत्पाद। अभिकारक क्या, तो जो ये तीर है ना, तीर क्या, यहाँ तीर का निशान क्या बता रहा है, तीर का निशान बता रहा है कि अभिक्रिया आगे की ओर संपन्न हुई है आगे की ओर, मतलब कि इसका निर्माण हुआ है तो इसका क्या यूज हुआ है, इनका क्या हुआ है, उपयोग हुआ है। इसका उपयोग होने से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का उपयोग होने से क्या इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है, निर्माण हुआ है, ठीक है। और जिस किसी भी रिएक्शन में यदि जिसका उपयोग होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं। जिसका उपयोग हुआ ना उसे अभिकारक बोलेंगे। यदि इसका उपयोग, किसका, मैग्नीशियम का क्या क्या हुआ है, अभिक्रिया में उपयोग लिया, जिसका हम उपयोग लेते हैं। तो ऑक्सीजन का भी क्या हमें इसका उपयोग किया है, जहाँ मैग्नीशियम ने, तो मैग्नीशियम तो हमने अपने पास से लिया है, ऑक्सीजन हमने वायुमंडल से लिए, ये मतलब कि इसका उपयोग हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण में लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभिकारक हो गए। और उत्पाद, उत्पाद क्या हो गए, जिसका निर्माण हुआ है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफ़ेद चूर्ण बने। सफ़ेद चूर्ण क्या हमें प्राप्त हुआ, नया नया उत्पाद है, नया उत्पाद है, ये राख जो हम प्राप्त हुई, ये क्या हुआ, उत्पाद हो गया। जो भी पदार्थ हमें नया पदार्थ निर्माण होगा वो तो क्या होगा, उत्पाद। और जो भी हम उपयोग लेंगे वो होगा अभिकारक, और इसे, ठीक है। और यदि हम उसे रासायनिक समीकरण में दर्शाना चाहेंगे तो ये एरो दिख रहा है, तीर, तीर से पहले जो भी लिखा जाएगा ना वो क्या होगा, अभिकारक होगा। और तीर के बाद में जो भी लिखा जाएगा ना वो उत्पाद होगा। ये तो क्या हो गया, रासायनिक समीकरण में दर्शाने का तरीका हो गया, किसको, अभिकारक और उत्पाद को। और यदि हम डेली यूज में हम पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा अभिकारक है कौन सा उत्पाद है, तो हमें जो भी चीज़ हम यूज करते हैं, जिसका यूज लेके हम नया उत्पाद बनाते हैं, नया नई चीज़ बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम का हमने क्या यहाँ से उपयोग लिया है, ऑक्सीजन का भी क्या है हमने उपयोग लिया है। जिस भी चीज़ का हम उपयोग लेंगे ना वो क्या होगी, अभिकारक होगी। और जिस भी चीज़ का उपयोग लेने से जिस चीज़ का निर्माण होगा, निर्माण जो चीज़ बनेगी, जो हमारे हाथ में बनेगी, वो क्या होगी, वो उत्पाद होगा। ये तो गया डेली यूज में। और यदि हम उसे रासायनिक समीकरण में दर्शाना चाहते हैं तो तीर है ना, तीर का निशान,
इससे पहले अभिकारक हो गए और उससे बाद में उत्पाद हो गए। और तीर का डायरेक्शन क्या दर्शाता है? अभिक्रिया संपन्न होने की दिशा दर्शाता है। तीर ये बता रहा है कि यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। इस तरह हम सिंपल भाषा में समझ गए कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको अभिकारक कहते हैं। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन यहाँ आप यहाँ लिखा है रासायनिक परिवर्तन, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन किस में हुआ है? मैग्नीशियम में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ऑक्सीजन में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ये दोनों में रासायनिक परिवर्तन हुआ तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, वरना मैग्नीशियम ऑक्साइड थोड़ी बनता है यहाँ, वरना तो मैग्नीशियम अलग आ जाता, ऑक्सीजन अलग आ जाता, सेम टू सेम चीज़ वापस आ जाती। तो इसमें मैग्नीशियम में कुछ कुछ चेंज हुआ है, ऑक्सीजन में कुछ चेंज हुआ है, मतलब कि मैग्नीशियम के कुछ बॉन्ड टूटे हैं और ऑक्सीजन में भी कुछ बॉन्ड टूटे, दोनों आपस में नए बॉन्ड बनाए हैं, नए बंध बनाए हैं, नए बंध बनाए थे कुछ नया बंध बनाए, दोनों नया बंध बना कहीं उत्पाद निर्माण करिए। इस प्रकार अभी नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, नया पदार्थ बना वो कहीं जो उत्पाद हो गए। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के क्या बंध टूटते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बंध में निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आगे लिखें, इस शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर का निशान लगा दर्शाया जाए। ठीक है, अभिकारक किसमें उत्पाद में बदले, ये बीच में कहीं लगेगा तीर निशान लगेगा। ठीक है, और अभिकारक को बीच योग का चिन्ह, योग का मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का निर्माण हो गया। ठीक है, उन्हें बाई ओर मतलब कि लेफ्ट साइड लिखा जाता है, LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट लेफ्ट मतलब कि बाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है। बाएं हाथ की तरफ क्या लिखा जाता है? अभिकारक लिखा जाता है, ये याद रखना। बाएं हाथ की तरफ क्या लिखा जाता है? अभिकारक बाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है, ये याद कर लो। बाईं तरफ क्या लिखा गया? अभिकारक। बाईं तरफ क्या लिखा गया? अभिकारक लिखा गया। ठीक है, दाईं तरफ हम क्या लिखेंगे? उत्पाद लिखेंगे। जो भी उत्पाद का निर्माण होगा वो दाईं तरफ लिखेंगे, दाऊ। दाईं तरफ क्या हो गया? दाऊ, दाऊ याद कर लो, दाऊ दाऊ। दाईं तरफ क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी प्लस चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, और उसे दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, तीर का सिरा देख किस उत्पाद की ओर होता है। तो ये अभिक्रिया की होने की दिशा बताता है। ठीक है, कि अभिक्रिया इस तरफ संपन्न हो रही है, मतलब इस उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो आप याद कर लेना, अभिकारक किस तरफ लिखा जाता है, उत्पाद किस तरफ लिखा जाता है, तीर का निशान का क्या यूज होता है, इसके बारे में ध्यान रखना। अब रासायनिक समीकरण लिखना हम सीखेंगे। ठीक है, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह पहले हमने क्या लिखा था? मैग्नीशियम खुद लिखा था, फिर क्या लिखा था? ऑक्सीजन शब्द लिखा था, फिर क्या लिखा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा था। ठीक है, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को संक्षिप्त, अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जाता है। अब यह कहेंगे हमें रासायनिक सूत्र यूज करेंगे। रासायनिक सूत्र मतलब कि जो मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम लिखा हुआ है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्या एक तरह का क्या है? तत्व है, तत्व। इसका निरूपण क्या होता है? इसका निरूपण मैग्नीशियम हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, आवर्त सारणी में पढ़ते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ये हो गया ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन स्टेज की थी +2, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेज की थी -2। तो इसको इसके पैरों में, इसको इसके पैरों में लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Mg2O2 अब इसको सरल रूप बना दें, सरल रूप बनाने कहीं करा दो 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 कट जी, तो बन जी कहीं MgO, इनका ही बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला। ये इसका क्या हो गया? एक रासायनिक सूत्र हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें। मैग्नीशियम आवर्त पढ़ना, Mg लिखा। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रकृति में O2 रूप में पाया जाएगा। ऑक्सीजन में कभी भी O नहीं लिखना, O लिखना, O तो कहीं इसका तत्व है, निरूपण है, लेकिन प्रकृति में नहीं, यहाँ O2 रूप में पाया जाएगा। ऑक्सीजन वहाँ O2 रूप में पाया, हाइड्रोजन का ये H2 रूप है, गैस है वरना वो डाई एटॉमिक गैस उन जगह द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाएगी। याद रखना, हमें ये बात लिख लो कहीं, गैस हमेशा द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाएगी। जैसे H2 है, O2 है, Cl2 है, या और भी गैस है जो भी क्या पाई जाती है, द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है, या N2 है। ये हो गया, ये देखो मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हुआ? रासायनिक सूत्र के रूप में निरूपण हो गया। ये सबसे शॉर्टकट है, पहले वाला शॉर्टकट था, ये एक इसका भी शॉर्टकट है कि गली के अंदर एक गली और जावे, गली के अंदर कहीं गली है, गली पहला तो बहुत बड़ो जो NH निकले, हाईवे निकले, हाईवे में कहीं निकले एक
छोटी गाँव त्रिशड़ हो जाएगा, छोटी महीने एक छोटी हो जाएगा। ये है। तीर के निशान के बाईं और दाईं के तत्वों के परमाणु की संख्या गिनती करें। अब कहीं अन्य तीर है ना, मतलब अभिकारक और उत्पाद में दोनों का ही होना चाहिए, परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, ये बात जरूरी है। ठीक है, क्या दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों और द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी विक्रिया के ऐसा समीकरण रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये तो रासायनिक समीकरण है जो हमने पहले बात कर ली। ठीक है, अब ये लाइन क्या कह रही है कि यदि तीर है ना, तीर के बाईं ओर और दाईं ओर परमाणु की संख्या बराबर है। परमाणु की संख्या मतलब कि मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, दाईं ओर देख मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, और बाईं ओर मैग्नीशियम देख कितना है, 1 है। ठीक है, और दाईं ओर ऑक्सीजन देखो कितना है, 2 है, और बाईं ओर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल गया मैं, गलत बोल गया, वापस बोल रहा हूँ। ठीक है, बाईं ओर मैग्नीशियम कितना 1 है, दाईं ओर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। बाईं ओर ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, 2 है, और है दाईं ओर ऑक्सीजन के अणु कितना है, 1 है। मतलब कि ये परमाणु की संख्या कहीं है, संख्या बराबर होनी, मतलब कि रासायनिक कहीं है, ये रासायनिक समीकरण कहीं है संतुलित, संतुलित कौन नहीं है। ठीक है, अब ये लाइन यही लिख रहा है, मतलब कि मैग्नीशियम की संख्या ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग होगी, ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग होगी, मतलब कि ये रासायनिक समीकरण अभी ये समीकरण कौन है। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन को अणु बार की, ऑक्सीजन को परमाणु बार की तो है 8 हुए, अण कितना हो गया 8, 8 8 2 16 हो गया, अण कितना हो गया सिर्फ 8 हो गया। मतलब कि भार भी बराबर कौन हुआ है, परमाणु की संख्या बराबर कौन नहीं, तो मतलब कि भार ही बराबर कौन। अब यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या अलग अलग होगी, तो मतलब कि परमाणु की संख्या समान नहीं है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो हम क्या करें, अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना सीखेंगे। अगला टॉपिक लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। ठीक है, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम डोल्टन ने दिया था। ये एकदम सिंपल सिंपल नियम है। द्रव्यमान संरक्षण को नियम कहा गया है कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान, अभिकारक के द्रव्यमानों का योग उत्पाद के द्रव्यमानों का योग बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण का तीर दाईं और बाईं और द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, वही कहीं द्रव्यमान संरक्षण वो नियम है। तीर दाईं ओर और तीर बाईं ओर, मतलब कि अभिकारक का द्रव्यमान और योग उत्पाद के द्रव्यमानों के योग के बराबर होना चाहिए, द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान कहीं इस रासायनिक अभिक्रिया में कहीं द्रव्यमान को तो नष्ट कर सकते हैं और नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब कि द्रव्यमान तो निर्माण हो, नए द्रव्यमान करते हैं। अब अन द्रव्यमान ज़्यादा होगी तो नए द्रव्यमान अन द्रव्यमान ज़्यादा होगी, मान लिया बाईं ओर द्रव्यमान ज़्यादा होगी, मतलब अभिकारक में द्रव्यमान ज़्यादा हो गया, मतलब कि द्रव्यमान गियो की गया, फिर गियो द्रव्यमान अभिक्रिया, मतलब कि द्रव्यमान नहीं तो जा सके नहीं कटू आ सके, दोनों द्रव्यमान बराबर है, वही कहीं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है। ठीक है, जिसका नवीं कक्षा में, ये नवीं कक्षा में आधार हमने यहाँ समझा दिया। द्रव्यमान मतलब कि अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होना, सिंपल बात है। ठीक है, अब ये लिखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, मतलब कि अभिकारक में द्रव्यमान ज़्यादा होगी, अभिकारक में द्रव्यमान ज़्यादा होगी, मतलब कि कुछ ना कुछ द्रव्यमान को लॉस हुआ है, लॉस हुआ मतलब हानि हुई है, हानि हुई मतलब द्रव्यमान गया कहाँ, ये संभव ही नहीं है प्रकृति में, प्रकृति में ऐसा संभव नहीं है। जितना द्रव्यमान अभिकारक में होगा उतना द्रव्यमान उत्पाद में होगा, अर्थात किसी रासायनिक उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक के कुल द्रव्यमानों के बराबर होगा। ये लाइन लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान देखना है टोटल, प्लस और अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान देखना है, दोनों देगा, दोनों बराबर हुई, दोनों बराबर हुई, दोनों बराबर हुई, मतलब कि द्रव्यमान और संरक्षण को नियम का लागू है। जो लिख लीजिए, द्रव्यमान का संरक्षण लिखे, बाद में ये 2 लाइनें लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और दिया किसने था, डाल्टन ने दिया था, डाल्टन ने दिया। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अब यहाँ एक और दिए, दूसरे शब्दों में रासायनिक पहले और रासायनिक अभिक्रिया के पहले, पहले मतलब तीरों पहला। ठीक है, और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, परमाणु की संख्या समान है मतलब कि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान भी समान है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या नहीं, द्रव्यमान समान है, इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है, आइए अब ये पूछे कि एक और दो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है कौन है, पहले ही देख लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है, मैग्नीशियम
ऑक्सीजन यहाँ देखो मैग्नीशियम कितना है, एक है, यहाँ कितना मैग्नीशियम एक है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के अणु कितने, दो है, यहाँ ऑक्सीजन के अणु एक है, मतलब कि यहाँ परमाणु की संख्या कहीं है बराबर कोनी, परमाणु की संख्या बराबर कोनी, मतलब कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित ही कोनी, संतुलित कोनी, तो अभी मैं संतुलित करना सीखा, ठीक है। यहाँ देखो एक समीकरण दे रही है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब जिंक निकालेंगे का जड़न जैसा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तुम आपने बचपन में पढ़ा होगा, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। दोनों मिलकर का निर्माण करे जिंक, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। आइए समीकरण 1.3, ये समीकरण 1.3 है, ठीक है, ये समीकरण देख लो, ठीक है। तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या तुलना करें, तीर है ना, तीर दोनों तो देखो, जिंक, जिंक कितना है, जिंक अन्य एक है, अन्य जिंक की तो है एक है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, दो है, ठीक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन को देखो, नाइट्रोजन कितना है, दो है, ठीक है। अन्य सल्फर की तो एक है, अन्य सल्फर की तो अन्य एक है, अन्य ऑक्सीजन कितना है, चार है, देखो ये चार, देखो ऑक्सीजन चार, देखो अन्य ऑक्सीजन कितना है, चार है, मतलब कि तीर दोनों तरफ कहीं है, परमाणु की संख्या बराबर है, मतलब कि अभिक्रिया संतुलित है, इमा ने कुछ छेड़छाड़ ही नहीं कर दी, सीधा आगे बढ़ो, मतलब कि जिंक प्लस H2SO4, जिंक के कितना एक एक, हाइड्रोजन कितने दो दो, सल्फर कितना एक एक, ऑक्सीजन कितना चार चार, मतलब कि यह अभिक्रिया कहें संतुलित है। इधर भी जिंक है प्लस H2SO4 जाएगी, जिंक ZnSO4 प्लस H2, ठीक। जिंक की तो एक, जिंक कितना एक, नाइट्रोजन कितना दो, नाइट्रोजन कितना दो, और सल्फर की तो एक, और सल्फर की तो एक, और ऑक्सीजन कितना चार, और ऑक्सीजन कितना चार, मतलब कि यह अभिक्रिया कहीं है संतुलित है, संतुलित है, ये मापन छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत को नहीं। यहाँ देखो, यहाँ टेबल से दिए, जिंक कितना है एक एक, ठीक है, जिंक कितना है एक एक, यहाँ देखो टेबल के रूप में दी गई, ठीक है। जिंक प्लस H2SO4 बराबर जाएगी ZnSO4 प्लस H2, गैस निकली, H2 कहीं निकली है, पहले देखिए रूम देखिए, क्रियाकलाप थर्ड याद करो, क्रियाकलाप थर्ड, H2 गैस निकली है, मतलब कि गैस निकल तो कहीं एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब देख जिंक कितना है एक, LHS मतलब कि बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर लेफ्ट साइड, ठीक है। और RHS मतलब राइट साइड मतलब दाईं ओर, ठीक है। जिंक कितना है एक एक है, हाइड्रोजन कितना है दो दो है, सल्फर कितना है एक एक है, ऑक्सीजन कितना है चार चार है, दोनों तरफ देख लगे हुए समीकरण 1.3 के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या लिखी है समान लिखी, समान लिखी, इसलिए एक संतुलित रासायनिक बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब एक और समीकरण दे रही Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। इनका ये दोनों और परमाणु गिनो, देखो Fe कितना है, Fe की तो पहला दाई हो एल, दोनों तो परमाणु गिनो, Fe कितना है बाईं ओर देखो, LHS देखो, Fe की तो एक है, ठीक है। दाईं ओर गिनो कितना है, तीन है, एक दो तीन, यहाँ तीन लिखा देख, नीचे तीन लिखा है, ठीक है, अन्य तीन हो गया, ठीक है। पता है हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन कितना है दो है, बन की दाईं ओर कितना है दो है, ठीक है। ऑक्सीजन बाईं ओर की तो एक है, और दाईं ओर कितना है चार है, मतलब कि LHS बराबर RHS नहीं है, गणित में हम करते हैं ना, LHS बराबर RHS नहीं है, और LHS बराबर RHS का मतलब सिद्ध इति सिद्धम, मतलब कि सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS आ गया। अब यहाँ क्या है, LHS और LHS में और RHS में परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। LHS मतलब क्या हो गया बाईं ओर, और RHS मतलब क्या हो गया दाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब कहीं ये अभिक्रिया संतुलित करा, ये अभिक्रिया संतुलित करने के लिए पहला किसो भी परमाणु उठा लो, या तो Fe मतलब आयरन उठा दो, या O उठा दो, या H2 उठा लो, या H हाइड्रोजन उठा लो, या ऑक्सीजन उठा दो, या आयरन उठा लो, कोई भी उठा के उनके तत्व परमाणु की संख्या बराबर कर दो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ इसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होना है, Fe2O3 है ना, Fe3O4 है, मतलब कि इसमें हमें अब FeO4 यहाँ, अब मान ले Fe के परमाणु कितने करने हैं, माना है हमने ऐसा कोई, यानी कि Fe के 12 परमाणु करने हैं, तो यहाँ 12 मत करना, यहाँ 12 करना गलत चीज़ है। यहाँ मतलब कि 12 तीन पहले से था, 12 और करने हैं तो 15 कर दिया, ये काम कभी मत करना। तुम क्या करोगे इसमें, तीन तो यही है, फॉर्मूला तो यही रखना, चार आगे गुणा कर देंगे, चार आगे गुणा कर लेंगे, कितने हो गए 12 हो गए। इसका मतलब है कि
इसका मतलब है कि हमें यानी रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन करना है। Fe3O4 के सूत्र में कोई चेंज मत करना। परमाणु की संख्या आगे ही बढ़ानी है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हुए 4 गुणा 4 16 हो गए, और आयरन कितने हुए 4 3 12 हो गए। यहाँ मत करना है, यहाँ चेंज मत करना, सूत्र में कोई मत चेंज करना। जैसे H2 है, H2 में ऑक्सीजन कितने 2 नहीं, हाइड्रोजन कितने 2 है, ऑक्सीजन कितना 1 है। अभी हम कहीं करना, हाइड्रोजन अपन कितना करना है 4 करना है, ऑक्सीजन कितना करना है 2 करना है। तो आप कहीं करा 2 गुणा कर देना, 2H2O। अब 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 2 गुणा 2 4 हो गया, ठीक। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 हो गया, ठीक है। बड़ा आप कोई 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 ऐसे दिमाग लगाता है कि हाइड्रोजन को कितना कर देते हैं 2 पहले से हैं, 2 जो मतलब 4 हो गए, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गए। ये कुछ नए ही यौगिक बन जाएगा ये ना, ये पानी नहीं रहेगा, फिर पानी से कुछ और ही बन जाएगा। इसलिए हमेशा यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, मतलब कि सूत्र में कोई परिवर्तन मत करना, या तो यहाँ सीधे आगे ही बढ़ाना। मतलब कि मोल, ये आगे होते हैं ना, ये मोल होते हैं, सीधे मोल लिखे जाते हैं, मोल की संख्या बढ़ाना। और कुछ भी और भी और कोई भी मेथड मत लगाना कि तत्व को यहाँ बढ़ा देता हूँ वहाँ बढ़ा देता हूँ, यहाँ कुछ मत करना, सिर्फ आगे लिख लेना। मतलब H2 में 2 ऑक्सीजन है, हमें 4 नहीं, हाइड्रोजन में 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, हमें 4 करना है, तो 2 को आगे से गुणा कर लेना है। यहाँ छेड़छाड़ मत करना, मतलब कि सूत्र में कोई भी चेंज मत करना है, ये ध्यान रख लेना। जो भी बालक बालक नया है, ये ध्यान से देख लो कि हमें सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है। उस जो भी परमाणु की संख्या बढ़ानी है तो उसे आगे गुणा करना है, कभी भी परम सूत्र में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे, ठीक है। इस समीकरण को संतुलित करेंगे, ठीक है। समीकरण को संतुलित करने से हमें कौन सा भी तत्व उठा सकते हैं, या तो हम आयरन से शुरुआत कर सकते हैं, आयरन से भी शुरुआत कर सकते हैं, Fe से आयरन से भी शुरुआत कर सकते हैं, ऑक्सीजन से भी शुरुआत कर सकते हैं, हाइड्रोजन से भी, किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी तत्व को दोनों तरफ बराबर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया यही रहेगा कि जो परमाणु सबसे ज़्यादा है ना उसको पहले उठा लो, जो सबसे ज़्यादा है ना बिन उठा लो, पहला पहले में गाल लो, पहले में गाल लिया। अभी समीकरण में देखो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है ऑक्सीजन है। बे ई बॉक्स में तो आप कोई चेंज कौन कर सका, मतलब कि सूत्र में कोई चेंज मत कर दियो, रासायनिक सूत्र में कोई चेंज मत कर दियो, रासायनिक सूत्र में कोई चेंज मत कर दियो, रासायनिक सूत्र में कोई चेंज मत कर दियो। ध्यान देख लीजिए, रासायनिक सूत्र में नहीं बढ़ाना है, 10 बार बात बोल दी, सिर्फ कहीं करना है। ये बॉक्स में कुछ नहीं करना, आगे पीछे जो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो सब पहला ऑक्सीजन उठाया था ना, दाई ओर देखा, दाई दाई ओर देख, ऑक्सीजन कितना है 4 है, O4 है, ठीक, 4 है, ठीक है। बाई ओर ऑक्सीजन देख कितना 1 है। अब देख कमी करने हैं, बाई ओर कमी है, बाई ओर कितने कमी है 4 कमी है, तो काम 4 गुना कर दिया, ठीक है। 4 गुणों करते गए ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। अब पक देखो आयरन, आयरन मतलब कि Fe को देखो, Fe को देखो, दाई ओर कितना है 3 है, बाई ओर की तो 1 ही है, तो और 3 को गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ मत करना, यहाँ मत करना, यहाँ मत करना, यहाँ करना, सिर्फ आगे ही करना, ठीक है। अब Fe3 हो गए और Fe भी संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है देख, H2O, और हमने गुणा किया था क्योंकि हमने ऑक्सीजन को संतुलित करने में 4 से गुणा किया था, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हुए 4 गुणा 2, गुणा करना देख, ये 2 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है यार, हाइड्रोजन कितने 2 परमाणु हैं, और 4 से गुणा किया हुआ, तो 4 दूनी 8 परमाणु हो गए। दाई ओर कितने हो गए, बाई ओर कितने हो गए 8 हो गए। तो अब दाई ओर कितना करना पड़ेगी 8 करने के लिए हमें दाई ओर 4 से गुणा करने का, तो 4H2 हो जाएगा, 4H2 जगह 4 गुना कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। यहाँ 8 यहाँ 8, तो ऑक्सीजन के 4 दोनों तरफ 4 हो गए, Fe के 3 हो गए, और हाइड्रोजन के कितने हुए 8 हो गए। ये क्या हो गया, समीकरण क्या हो गई संतुलित हो गई, ठीक है। अब यहाँ स्टेप बाई चरणबद्ध दिए हुए, देख चरणबद्ध तरीके से दिए हुआ है, जिसे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ परमाणु संख्या गिन ली, दूसरा चरण कहीं हुआ दोनों तरफ गिन लिया, दोनों तरफ गिन लिया, अपन कहीं ठाड़ बिक्री संतुलित कौन है, ठीक है। अब तीसरा चरण कहीं गया सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले, पहला ही क्यों ना सुविधा के लिए, हमने भी कहा था कि सबसे बढ़िया रहेगा कि सबसे ज़्यादा है वो ले लो, लेकिन कौन सा भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले ले लेना, ये सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब तुमने सबसे पहले क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, तू कहेगा हाइड्रोजन संतुलित करूँगा, तुम्हें क्या करेगा हाइड्रोजन संतुलित लगेगा, क्या हाइड्रोजन संतुलित लगेगा, क्योंकि कि पहले हाइड्रोजन 2 थे और यहाँ भी 2 थे, क्योंकि हमने संतुलित किया ही नहीं था, हमने पहले ऑक्सीजन नहीं लेके क्या ले लिया हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ भी 2 लगे वहाँ भी 2 लगे, तो हमें संतुलित लगी हुई थी, तो इसलिए सबसे ज़्यादा परमाणु है ना वो सब पहला उठाओ, बिना संतुलित करेंगे लारो छोटाओ।
पछ दुजुड़ा माता हो मतलब कि सब मोटो है बिन पहले लो मोटू तो भाई पहले आवे आगे सब ज़्यादा कोई भी काम हो कोई भी कान मुखान है कोई भी काम हो मोटा भाई पहले काम आता है इसलिए मोटा भाई को ले लो मोटा भाई की मतलब कि अमित शाह सब काम कौन करता है अमित शाह करता है इसलिए मोटा भाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है ठीक है ठीक है। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु के यौगिक को पहले संतुलित कीजिए चाहे वे अभिकारक हो या उत्पाद हो किसी भी ये कौन देखो के अभिकारक है उत्पाद है तीरू पहला है ज़्यादा है ये देखो तीरू पहला और तीरू बाद में बराबर होना चाहिए ठीक है अभिकारक हो या उत्पाद किसी भी ले सका आप ठीक है उस यौगिक को सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए सबसे ज़्यादा परमाणु नवीन चुन लो सुविधा के लिए ठीक है Fe3O में ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं ऑक्सीजन में 4 परमाणु है ठीक है दाईं ओर ऑक्सीजन की 4 परमाणु है ठीक है दाईं ओर ऑक्सीजन की 4 परमाणु है बाईं ओर कितना एक है अब इनका करना आप संतुलित करना ठीक है अब देखो यहाँ देखो प्रारंभ में कितना है वापस देख लो एक बार ठीक है प्रारंभ में कितना है H2 में ऑक्सीजन की तो एक है ठीक है यहाँ कितना है 4 है ठीक है ऑक्सीजन कितना है 4 है अब 4 गुणा किया अब यहाँ लिखो हमें याद रखना हो कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हमें विक्रिया में शामिल तत्व या यौगिक के सूत्रों को नहीं बदला जाए इंपॉर्टेंट लाइन पहले ही बोल दिया नहीं सूत्र ने मतलब कि H2 में कितना है एक है अब बनाना कितना है 4 बनाना है 4 बनाना तो यहाँ 4 मत लिखना क्योंकि सूत्र चेंज हो गया H2 में सूत्र चेंज मत करना 4 यहाँ लिखना ये बात याद रखना यहाँ लिखने से 4 क्या हुआ आगे 4 परमाणु हो गए 4 से गुणा हो गया H2 तो H2 रहा पानी तो पानी रहा पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 4 आगे लिख दिया लेकिन यहाँ 4 लिख दिया ना यहाँ 4 लिख दिया ना तो बन जाएगा H2O4 ये एक नई यौगिक बन जाएगा जिसका हमें ध्यान रखना होगा इस बात का बड़े अच्छे तरह से ध्यान रखना होगा कि यौगिक के या तत्व है या कोई परमाणु है तो सूत्र में कोई चेंज मत होना चाहिए। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करने में 4 का गुणा करके 4H2 लिख देते हैं ठीक है लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं ये लिखा है ये क्या है H2O4 यहाँ 4 से गुणा कर दिया मतलब कि सूत्र का योग चेंज होगी सूत्र का योग चेंज होगी लेकिन हमें सूत्र चेंज नहीं करना है ये बात विशेषकर ध्यान रखना जो 10 बार बोल दी हमने ठीक है आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब देखिए ऑक्सीजन का योग संतुलित होगा ठीक है Fe हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं हाइड्रोजन अब बच्चे गुण आयरन बच गई और हाइड्रोजन बच गई ठीक है अब इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं किसी भी ले लो लेकिन हमें आंशिक रूप संतुलित समीकरण हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं पहला हाइड्रोजन करो या Fe करो कुछ भी कर लो तुम्हारी मर्जी है वो ले लो यहाँ इसने हाइड्रोजन लिया था हमने क्या लिया था Fe लिया था और ये NCERT क्या लेती है हाइड्रोजन को लेती है ठीक है हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या कर देगा दाईं ओर कितने यहाँ कितने बाईं ओर कितने बाईं ओर देखो बाईं ओर अभिकारक मतलब बाईं ओर अभिकारक किधर हुआ है बाईं ओर गया ठीक है बाईं ओर हाइड्रोजन कितने प्रारंभ 4 गुणा 2 8 हो गए ठीक है उत्पाद में कितना हो गया 2 हो गया ठीक है संतुलित करने के लिए अभिकारक में 8 हो गया अब 2 गुणा करता है बस सेम ही बात है सूत्र चेंज कौन करना बाकी सेम टू सेम करने में ठीक है सूत्र रासायनिक सूत्र में चेंज करना ठीक है अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4 परमाणु हो गए 8 हो गए हाइड्रोजन कितने हो गए इधर भी 8 हो गए इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए ठीक है 4 दूनी 8 तो यहाँ भी 4 दूनी 8 मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी में संतुलित हो गई अब क्या करना है अब बचे कौन अब बचा Fe मतलब आयरन बचा ठीक है आयरन बचा ठीक है अब ऊपर दी गई समीकरण जांच कीजिए तीसरे तत्व चुन लीजिए जो भी असंतुलित है अब हम पाएंगे केवल लोहा मतलब कि आयरन ही एक ऐसा तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है अब प्रारंभ में देखो लोहा कितना अभिकारक में कितना एक है अभिकारक में देखो एक है ये अभिकारक है ये अभिकारक एक है ठीक है उत्पाद में कितने Fe3O4 मतलब कि तीता Fe3 मतलब कि 3 है उत्पाद में कितना 3 है अब संतुलित करने के लिए कहें Fin कहें करा 3 गुणा कर देगा Fin 3 गुणा कर देगा कितना कर देगा 3 गुणा कर देगा 3 कर देगा अभी कहेंगे जिस अब देखो 3 गुणा कर दिया Fin कहें कर दिया 3 गुणा कर दिया तो बाईं ओर दाईं ओर कहेंगे Fe संख्या भी संतुलित हुई अंत में इस संतुलन को जांच करने के लिए समीकरण दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या को परिगणना अब दोनों ओर वापस गिन लो Fe कितना हो गया 3 हो गया Fe कितना हो गया 3 हो गया ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया 8 हो गया मतलब ये अभिक्रिया कहीं संतुलित है अब संतुलित है अब अभिक्रिया कहीं है बैलेंस है अब अभिक्रिया में बैलेंस्ड अभिक्रिया है बैलेंस्ड रिएक्शन है बैलेंस मतलब कि इसका बैलेंस खत्म नहीं है बैलेंस सही हो गया जो हम फोन में रिचार्ज करा मतलब बैलेंस करना था हमारा मन कहीं गया हाँ गदगद मन हो गया मज़ा आ गया आज मज़ा आ गया आज ये मूवी देख दूंगा आज ये वेब सीरीज खत्म कर दूंगा इसी तरह इस अभिक्रिया का भी मन हो गया कि आज इसे संतुलित करके ही छोड़ूंगा तो तुम्हें भी संतुलित करना है और दीवार का सहारा लेके मत बैठना है हमेशा निगाहें एग्जाम की तरफ निगाहें लक्ष्य की तरफ रखना। अब यहाँ लिखा है समीकरण 1 पूर्ण 9 के दोनों तत्वों के परमाणु संख्या बराबर है मतलब कि यहाँ ये समीकरण दे रही है 1 9 को ठीक है
तो ये समीकरण संतुलित है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में हिट ट्रायल कुछ नहीं है। हिट ट्रायल है मतलब कि हमें पहला ऑक्सीजन के मुंडो के पड़ियो, ऑक्सीजन मुंडो के पड़ ऑक्सीजन संतुलित करियो, पता मन करियो कि हम हाइड्रोजन ने करा, हाइड्रोजन ने कर लियो, हाइड्रोजन नहीं मार मन कौन करे, हाइड्रोजन कौन करूँ, मैं पहला ले आऊँ आयरन ले आऊँ, पहले लो एन ले आऊँ, मन लो चौको लगे तो लो एन पहले उठा लियो, लो एन उठा लो एन संतुलित कर दियो। मतलब हिट एंड ट्रायल मतलब कि एक तरह के अनुमान लगा रहे हैं, यहाँ कुछ यहाँ कोई फिक्स मेथड नहीं है, या अनुमान के अनुसार लगा रहे हैं। हिट एंड ट्रायल, इसको उठाया और इसको संतुलित कर दिया, इसको अच्छा ये हमें ये ऑक्सीजन अच्छा लगा तो ऑक्सीजन को उठा लिया, हमें आयरन अच्छा लगा तो आयरन को उठा लिया, कोई सा भी उठा लो, लेकिन हमारे लिए अच्छा क्या है, सबसे ज़्यादा उसे उठा लो, बाकी फाड़ में जाए। तो यह लिखा है भौतिक अवस्था को संकेत लिखना, ठीक है। ऊपर लिखे समीकरण संतुलित को सावधानी से जांच कीजिए, ठीक है, शब्दों से लिख लीजिए। क्या इस समीकरण के हमें अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में भौतिक मतलब कि वो गैस है, वो द्रव्य है, वो जलीय विलीन में है, या वो ठोस है, या गैस है, ये बारे में हमें ज्ञान को लाभ। अभी तक लिखा है, अभी तक हमारा समीकरण कहाँ लिखा है, जिंक समीकरण लिखा हुआ आपका, समीकरण यहाँ पर लिखा है जिंक, जिंक प्लस H2SO4, H2SO4 लिखा है, तो Zn SO4 प्लस H2, तो अपन कहीं का H2 गैस है, यहाँ लिखा है कि अवस्था के बारे में बतावा है कि नहीं बतावा, सिर्फ जिंक लिखा है, सिर्फ H2SO4 लिखा है, ठीक है। अब कहीं लिखे हुए अभिक्रिया उत्पादों की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब कि भौतिक अवस्था तीन प्रकार की अवस्था, भौतिक तीन ही होगी, या तो ठोस है, या गैस है, या द्रव्य है, मेनली ये तीन ही हुई। लेकिन एक जलीय विलीन, जलीय विलीन होता है, जलीय विलीन मतलब पानी ले लिया, पानी में कोई भी अभिक्रिया पानी में संपन्न कराए, मतलब पानी नमक बोले, पानी में नमक, नमक आएंगे NaCl बोले, मतलब कि NaCl प्लस H2O2, NaCl प्लस H2, मतलब का निर्माण हुई, निर्माण का हुई एक सार तरह की यौगिक बन गई, सार तरह की यौगिक, सार 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 मतलब कि बेस का यौगिक बन जाएगा। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसलिए पानी में भी अभिक्रिया संपन्न होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। भौतिक अवस्था मान, रासायनिक अभिक्रिया अधिक सूचनापूर्वक बनाने के लिए अभिकारक उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था भी दर्शाना रहता है, ठीक है। अभिकारक तो गैसीय, द्रव्य, जलीय, ठोस होता है, या लिखा है गैस लिखा है, द्रव्य लिखा है, या तो जलीय लिखा है, या ठोस अवस्था, ठीक है। गैस को दिखाते हैं जी से, ठीक है, गैस गैस हो गया, गैस ये गैस, ठीक है, गैस को दर्शाते हैं जी से। और द्रव्य, द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं, द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड बोलते हैं, तो इसका लिक्विड बोलते हैं, द्रव्य को क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, एल उठा लिया, ठीक है। और जल को क्या बोलते हैं, एक्वस, जल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस, ठीक है, एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम क्या दे दिया, HU उठा लिया, ठीक है, ये जाएगा। और ठोस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ठोस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉलिड, सॉलिड का क्या उठा लिया, S उठा लिया, ये देखना, गैस का G उठा लिया, और द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड का L उठा लिया, और जलीय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस, एक्वस का HU उठा लिया, और ठोस को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड, सॉलिड का क्या उठा लिया, S उठा लिया, ठीक है। हम बारीकी से चीज़ें समझ रहे हैं, मतलब कि हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, जो भी कोई नया बिगनर है, मतलब कि जो शुरुआत करना चाहता है, साइंस को अच्छी तरह से समझना चाहता है, वो भी समझ सकता है इस चैप्टर को। देखो, देखो यहाँ एफ मतलब कि लोहा, लोहे की तुम खिड़की कर पे, खिड़की देखो, खिड़की देगा एकदम लोहे केड़ी है, खिड़की लोह बनोड़ी है, लोह कहानी है, सॉलिड है, एकदम ठोस है, ठोस है मतलब कि सॉलिड है, सॉलिड मतलब एसिड, एसिड है। पानी, पानी मतलब H2, H2 जनरली कैसा होता है, लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव्य होता है, लिक्विड मतलब लिक्विड। लेकिन यहाँ गैस क्यों दर्शाया है, क्योंकि यहाँ भाप के रूप में उपयोग लिया, भाप मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी में बहुत ज़्यादा हो जा रही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा तापमान देते ही कारण कि पानी नहीं भाप में बदल दी, मतलब कि यहाँ लो लियो लोअर में भाप डाली है, नहीं कि पानी डाला है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता, उबलती हुई पानी डाला, उबलती मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊँचा पानी ने भाप के रूप में यूज लिया, भाप के रूप में यूज लिया, ठीक है। जहाँ भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च तापमान होगा ना, वहाँ पानी को गैस लिखना है, ना कि लिक्विड लिखना है, ध्यान रखना है ये बात, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जब तापमान नीचे होगा तो वो पानी कहीं हुई, वो लिक्विड के रूप में, 100 ऊँचा होता है कहीं गैस बन गई, गैस की गैस मतलब भाप के रूप में, ठीक है। अब तीन चीज़ें हो रहे, अब यहाँ भौतिक अवस्था शामिल कर भी सका, नहीं भी कर सका, ठीक है, जब तक कि आवश्यक नहीं है, ये अपनी जरूरत अनुसार है। मतलब कि 4 रोटी जीम लिया हमने, चार चार रोटी, गेहूँ की 4 रोटी अच्छी तरह से जीम लिया, अब एक रोटी कहीं है, बहुत तकड़ा बनो यार सब्जी जने, एक रोटी बत्ती जीम ला, मतलब कि आवश्यकता है कौन यार, ये आवश्यकता सही कौन है, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा भूख लागूड़ी जने एक रोटी और जीम लिया, ठीक है, मान लिया ये ऐसे मत समझो कि
4 रोटी ठीक ठाक लगे, ठीक है। एक बहुत 4 रोटी जीमते रोज, रोज 4 रोटी जीमते, एक दिन बची कि आज भूख बहुत ज़्यादा लगी, एक रोटी और जीमा, है ना। रोटी बाद जीम लिया, मतलब कि एक आवश्यकता अनुसार भौतिक अवस्था ने यूज करना, कोई शामिल करना कोई जरूरी कौन, ठीक है। कभी कभी अभी उपस्थित जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक। ताप दाब उत्प्रेरक, ये 3 चीज़ें याद रखना। ताप दाब, ताप मतलब कि तापमान कितना है, दाब मतलब कि बिन दबाव कितना है, प्रेशर कितना लगेगा, प्रेशर कितना। उत्प्रेरक मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया या तो धीमा कर देता है या तेज कर देता है, जनरली तेज ही करता है उत्प्रेरक। आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाए, यह ध्यान रखना। ये लाइन भी याद रखना। कभी कभी अभिक्रिया परिस्थिति जैसे ताप दाब उत्प्रेरक, 3 चीज़ याद रखो, ताप दाब उत्प्रेरक। ताप मतलब कि टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर मात्र संपन्न हुए, बाद ताप मात्र संपन्न हुए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। दाब मतलब कि कितना दाब लगे हो, जो कोई प्रेशर कितना लगे हो, मतलब कितना दाब लगे, 100 एटीएम, एक वायुमंडल 100 एटीएम, वायुमंडल का ताप, सो वायुमंडल का ताप दाब कितना होता है, एक एटीएम होता है। मान लें 100 एटीएम डाले हो, 200 एटीएम डाली हो, 300 एटीएम डाल लगे हो, ठीक है। फिर उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कहीं रासायनिक अभिक्रिया में कोई परिवर्तन को सिर्फ अभिक्रिया को तेज कर देता है। जहाँ अभिक्रिया 2 घंटा में संपन्न होना बिन 10 मिनट में संपन्न करा दे उत्प्रेरक, उत्प्रेरक 10 मिनट में संपन्न, 10 मिनट में संपन्न करा दे, ठीक है। यहाँ उत्प्रेरक का तीर के निशान के, ये सब तीर के निशान के ऊपर दर्शाए जाते हैं। कहीं मत दर्शाना, अभिकारक या उत्पाद में मत दर्शाना, तीर के ऊपर या नीचे दिशाना, ध्यान रखना। किसको, ताप दाब उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे दर्शाना, ये ध्यान रख लेना। यहाँ कुछ अभिक्रिया दी गई है जिसमें ये दर्शाया गया है, ये देख लेते तो आप देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो। यहाँ देख, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। मतलब कि जब भी कार्बन का अपूर्ण दोन होगा, अपूर्ण देन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और पूर्ण देन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये कार्बन मोनो, मोनो मतलब एक ऑक्सीजन हो गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि 2 ऑक्सीजन, डाई मतलब 2 हो गया, मोनो मतलब 1 हो गया, ठीक है। ये जहरीली गैस है, ठीक है। और इसमें देख गैस होगी, ठीक है, H2, H2 मतलब हाइड्रोजन क्या गैस है, ठीक है। और यहाँ CH3 OH मतलब कि मीठा, मेथिल 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 हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, मेथिल हाइड्रोक्साइड। जो CH3 हो गया मेथिल, OH हो गया हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, और यहाँ लिक्विड का प्रयोग किया गया, ठीक है। और यहाँ देख, यहाँ देखो ये दाब है 340 एटीएम लिखा है, 340 एटीएम मतलब प्रेशर, तीर के ऊपर दर्शाई गई थी। यहाँ भी देखो ये ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, किसकी है, प्रकाश संश्लेषण। आपने पढ़ा होगा बचपन में, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की ये अभिक्रिया है। 6CO2 लिया है, 6CO2, CO2 मतलब कि CO2 गैस है यार, ये देखो, लेकिन एक्वस फॉर्म में ली है इसने, ठीक है। और H2 लिक्विड है, हमने पहले ही बताया, ठीक है। प्रकाश, लाइट युक्त की है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का है एक तरह, क्लोरोफिल वर्णक है, ठीक है, लाइट हो गई, ठीक है। ग्लूकोज हो गया 6CO2 H12O6 मतलब कि एक्वस, ग्लूकोज हो गया प्लस 6CO2 एक्वस हो गया, H2 लाइट हो गया, भौतिक अवस्था भी है, ठीक है। मतलब कि सॉलिड, ये सब चीज़ें ना, जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, या लाइट यूज ली है, या क्लोरोफिल यूज ली है, तीर ऊपर नीचे, यही बात करना था, ठीक है। ये नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम कल करेंगे। आप इन प्रश्नों को ट्राई जरूर करके आना कि हमें मेरे से बनते हैं या नहीं बनते। कल हम इसका अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ये बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसे मिला। पहला लेक्चर था, इसलिए थोड़ी बहुत त्रुटियाँ रह सकती है, आगे से अच्छी तरह से प्रयास करेंगे।